हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीमेंटेशन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो हाइड्रोमेटलर्जी का सब टॉपिक है। तो हाइड्रोमेटलर्जी में क्या है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं लीचिंग तक। ठीक है, मैंने लीचिंग के बारे में पूरा बना दिया है वीडियो। ठीक है, तो लीचिंग में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि हाँ, कि हम जो अपने ओर है उसको हमने डिज़ोल्व करा दिए है अपने लीचिंग सॉल्यूशन में। ठीक है, तो लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो मेटल होता है ना, वो जो है लीच सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाता है, और जो गैंग होता है वो डिज़ोल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसको हम फिल्टर करके अलग कर लेते हैं। जो गैंग होता है वो अलग हो जाता है, और अपना जो लीच लिकर है ना, क्या बोलते हैं, लीच लिकर, जिसमें कि मेटल भी घुला हुआ है। ठीक है, उस लीच लिकर को अलग कर लेते हैं। अब बात आती है कि उस लीच लिकर में से मुझे क्या करना है, मेटल को रिकवर करना है, मतलब मेटल को निकालना है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड प्रोसेस है सीमेंटेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जो लीच लीच लिकर में जो मेटल घुला हुआ है उसको हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब देखो, अब सीमेंटेशन प्रोसेस में हम एक्चुअली करते क्या है। देखो, सीमेंटेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसमें हम क्या करेंगे, आपका जो लीच लिकर है ना, ठीक है, लीच लिकर के अंदर आपका मेटल घुला हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक और मेटल हम डाल देंगे जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू वो मेटल जो इसमें घुला हुआ है। ठीक है, जैसे कि गोल्ड साइनाइड सोल्यूशन होता है ना, जो गोल्ड होता है उसके लिए हम साइनाइड सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे गोल्ड क्या होता है, साइनाइड में घुल जाता है, मतलब लीच लिकर बन जाता है, बाकी गैंग अलग हो जाता है। अब इस गोल्ड को इस सॉल्यूशन से मुझे रिकवर करना है, तो उसके लिए हम डालते हैं जिंक। क्या डालते हैं, जिंक, क्योंकि जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। इसके अलावा एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है, तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को जब हम डालते हैं तो क्या होता है ना, जिंक क्या करेगा, अंदर जाके गोल्ड को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, मतलब जिंक जो है सॉल्यूशन में चला जाएगा और गोल्ड क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को आपको डालना है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल आप डाल रहे हो वो अंदर जाके लीचिंग सॉल्यूशन में उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो जो आपको जो मेटल है वो, जिस मेटल को आपने रिकवरी करना है वो क्या हो जाएगा, बाहर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब बात आती है कि किसको ज़्यादा रिएक्टिव बोलेंगे, किसको कम रिएक्टिव बोलेंगे। तो उसका आपको जवाब मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आप एक चीज़ ध्यान से देखो, थोड़ा इसमें जूम कर देता हूँ। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आप देखिए, ऊपर साइड जो एलिमेंट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे लिथियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, बेरियम है। तो इन सब का देखो, जो ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इनकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है। ठीक है, जैसे लिथियम की सबसे कम है, नेगेटिव में ज़्यादा है, मतलब सबसे कम है लिथियम का, है ना। तो उस हिसाब से क्या हो रहा है, नेगेटिव ऊपर साइड हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, नेगेटिव बढ़ रहा है। ठीक है, वहीं नीचे साइड आ रहे हैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में तो कम हो रहा है। यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का ज़ीरो है। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड पोटेंशियल में इसको क्या है, ज़ीरो है इसका। ठीक है, ज़ीरो के बाद जैसे ही आप नीचे जाओगे ना, पॉजिटिव होना चालू हो जाता है ना। हाइड्रोजन का जीरो है, उसके ऊपर नेगेटिव है, उसके नीचे क्या हो जाता है, पॉजिटिव होते जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का, है ना, सल्फर, तो अलग अलग एलिमेंट का क्या आ रहा है, नीचे पॉजिटिव होना चालू हो जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमको इससे क्या समझ में आता है, जो ऊपर है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना नेगेटिव होगा ना, उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ऊपर का जितने भी एलिमेंट हो क्या है, रिएक्टिव मेटल्स है। ठीक है, और वहीं जो नीचे है वो क्या है, नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, गोल्ड है, ठीक है, ये आपका सिल्वर है। जब आप जानते हो कि ये नॉन रिएक्टिव है, जैसे गोल्ड में जंग नहीं लगता, वो जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, तो नीचे वाला क्या है, नॉन रिएक्टिव। तो अगर आपको इन सबको रिप्लेस करना हो, नीचे वाले को, ठीक है, नीचे वाले को उसकी लीचिंग सोल्यूशन से अगर आपको रिप्लेस करना हो, तो आप ऊपर के एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे बताया ना मुझे, गोल्ड को अगर आपको क्या कराना है, रिकवर कराना है, तो आप क्या चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, ऊपर के किसी भी एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप आयरन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, टीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पे जिंक भी है, जिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, एल्युमिनियम का भी। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे है उसको आपको लीचिंग सोल्यूशन से मतलब रिकवर करना है, तो ऊपर के किसी भी मेटल का आप क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। अब देखो क्या होता है ना, कोई एलिमेंट जितना ऊपर होगा ना, वो उतना जल्दी रिप्लेस करेगा। जैसे जिंक और गोल्ड के बीच में डिस्टेंस पहुंच जाता है, तो ये ज़्यादा अच्छे से रिकवरी देगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, और डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा ना, उतना अच्छा रिकवरी आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे अब अगर आप बोलोगे कि गोल्ड को मुझे रिप्लेस करना है, गोल्ड को रिप्लेस करना है मुझे सिल्वर से, ठीक है, तो वैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस ना बहुत कम है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना अच्छा रिकवरी मिलेगा। ठीक है,
अब थोड़ा सा आपको समझा दूँ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज़ है ना। बहुत लोग को नहीं पता होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज़ है। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बता दूं। मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। मान लीजिए कॉपर का मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे बताना है। तो मान लीजिए कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट है, कॉपर सल्फेट है, CuSO4। अब इसके इलेक्ट्रोलाइट में जब मैं कॉपर को इंसर्ट कराता हूँ, कॉपर रॉड को, तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, या जो सीधी भाषा में बोलो तो वोल्टेज, इसके किसके बीच वोल्टेज, ये जो इलेक्ट्रोड को जब मैं इसके जब कॉपर इलेक्ट्रोड को मैं कॉपर सल्फेट में डुबाता हूँ उसके इलेक्ट्रोलाइट में मतलब, तो कितना वोल्टेज जनरेट होता है, वो होता है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो जनरेट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। मतलब दूसरी भाषा में बोला जाए तो इस ये जो इलेक्ट्रोड है उसकी क्या टेंडेंसी है, उसकी टेंडेंसी इसके अंदर डिजॉल्व हो जाने की टेंडेंसी है, या ये जो सॉल्यूशन में जो कॉपर है उसको डिपॉजिट करने की टेंडेंसी है। देखो ये जो इलेक्ट्रोड आपने इसमें डाला है वो दो चीज़ हो सकता है। एक तो ये कॉपर जो इलेक्ट्रोड है वो क्या करा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन सकता है, कॉपर आयन बन सकता है, और दो इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज कर सकता है। दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देकर कॉपर आयन बन जाएगा, तो मतलब ये अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि आपके जो इलेक्ट्रोड में जो कॉपर कॉपर आयन है, इलेक्ट्रोड पे क्या है, कॉपर आयन और SO4 है। ठीक है। तो दूसरी टेंडेंसी ये हो सकती है कि जो इलेक्ट्रोलाइट में जो कॉपर आयन है वो क्या करे, इलेक्ट्रोड के पास आए और ये इलेक्ट्रोड इसको दो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दे, तो ये क्या बन जाए, कॉपर बन जाए, और कॉपर बन के क्या हो जाए, इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट होना चालू हो जाए। ठीक है। इसको हम बोलेंगे रिडक्शन, मतलब यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो दो टेंडेंसी हो सकता है, एक तो ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी मतलब डिजॉल्व होने की टेंडेंसी, दूसरा क्या हो सकता है, रिडक्शन की टेंडेंसी मतलब डिपॉजिट होने की टेंडेंसी। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दो हो सकता है। तो जो ऑक्सीडेशन की जो पोटेंशियल है ना वो नेगेटिव को बताता है, मतलब अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में है, ठीक है, जैसे कि इधर अगर आप देखोगे लिथियम वगैरह का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव में है। ठीक है। तो इन सब की टेंडेंसी क्या है, डिसॉल्व होने की टेंडेंसी है, मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है। ठीक है। मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरों को रिड्यूस कर देगा। ठीक है। और जितना आप नीचे जाओगे ना उतनी उसकी टेंडेंसी क्या होगी, रिडक्शन की टेंडेंसी होगी, रिड्यूस होने की, है ना, या डिपॉजिट होने की टेंडेंसी होगी। अब बात आती है कि हम इसका पता कैसे लगाते हैं कि किस किस इलेक्ट्रोड का, है ना, किस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा क्या करते हैं हम लोग, हम एक सील बनाते हैं जिसमें जैसे मुझे कॉपर का निकालना है तो मैं क्या करूँगा, कॉपर का सोल्यूशन लूँगा, कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट लूँगा और इसका इलेक्ट्रोड लूँगा कॉपर का। अब इसको क्या करूँगा, अरे रेफरेंस रेफरेंस इलेक्ट्रोड से जोड़ दूंगा। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। तो इसमें क्या करते हैं ना हम लोग, उसके साथ उसको जोड़ देते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड से। ठीक है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड से जोड़ के हम इसके साथ क्या करते हैं, एक इसका वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। अब क्या होगा, इसका जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसका वोल्टेज क्या है, जीरो है। अब मेन वोल्टेज कौन सप्लाई कर रहा है, ये वाला, ये इलेक्ट्रोड सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या पता लगा लेते हैं कि कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है। ठीक है। तो जितना वोल्टेज जनरेट होगा ना वही उसका क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ठीक है। तो ऐसे करके क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट है ना उसका एक सेल बना करके रेफरेंस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देते हैं। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं ना तो उससे समझ में आ जाता है कि कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है ना, कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जीरो होता है। ठीक है। अब देखो बात आती है कि अगर मैं दो एलिमेंट को जोड़ दूँ, दो एलिमेंट को एक साथ एक इलेक्ट्रोलाइट में रख दूँ तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉपर सल्फेट कर लिया, है ना, इलेक्ट्रोलाइट, और मैंने दो चीज़ को जोड़ दिया। जैसे मैंने यहाँ पे कॉपर का लिया इलेक्ट्रोड और यहाँ पे इधर लिया आयरन का इलेक्ट्रोड लिया। ठीक है। ये क्या है, कॉपर है और इधर क्या है, आयरन है। अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है। अब दोनों को जोड़ूंगा तो देखो अब बात आती है कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। ठीक है। तो वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में है या प्लस में ज़्यादा है। ठीक है। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो उसका डिपोजिशन होगा। ठीक है। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा उसका डिसोल्यूशन होगा। जैसे कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कॉपर सल्फेट मतलब सॉल्यूशन में जो आपका कॉपर है वो क्या होगा, धीरे धीरे डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा इसके इलेक्ट्रोड में। ठीक है। मतलब कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है। इसको एनोडिक रिएक्शन भी बोलते हैं, नहीं सॉरी कैथोडिक रिएक्शन भी बोलते हैं।
मतलब ये आपका कैथोड की तरह काम करेगा। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है, और उसका हमेशा रिडक्शन होता है, उसका कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर बनाएगा और डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा। अब बात आती है आयरन की। आयरन क्या होगा, एनोड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, कम है। तो आयरन क्या कैसा बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा। इसका डिसोल्यूशन होगा, मतलब ये आयरन जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, है ना, कैटायंस बन जाएगा और अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। मतलब धीरे धीरे आयन क्या करेगा, कॉपर को सॉल्यूशन में रिप्लेस करते जाएगा। मतलब धीरे धीरे जो कॉपर सल्फेट है ना, उससे कॉपर निकल के डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा और आयरन उसको रिप्लेस करना चालू कर देगा। तो आपका क्या बनेगा, आयरन सल्फेट बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। तो जब भी हम 2 मेटल को कनेक्ट करते हैं, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कैथोड बनेगा, जिसका कम होगा वो एनोड बनेगा। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होता है। नीचे वालों को रिप्लेस करने के लिए हम ऊपर किसी भी एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सीमेंटेशन में ये मतलब ये जो है प्रिंसिपल यूज़ होता है। अभी जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल मैंने आपको बताया ना, वो हर जगह इस्तेमाल होता है। कोरोजन में भी आप देखोगे तो यही चीज़ होता है, और इलेक्ट्रोमेटलर्जी में भी यही कॉन्सेप्ट काम आने वाला है आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जैसे कॉपर को हम किससे रिप्लेस करते हैं। जब हम कॉपर का लीचिंग करते हैं ना, तो हमें कॉपर सल्फेट प्राप्त होता है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम आयरन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी ना आयरन का, ठीक है, हम इसमें आयरन मिला देते हैं, आयरन इसको रिप्लेस कर देते हैं, कॉपर धीरे धीरे डिपॉजिट होना चालू हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से, ये आपका क्या है, कैथोड है ना, ये आपका क्या है, एनोड है। तो कैथोड किससे बना है भाई, कॉपर से बना है। एनोड किससे बना है भाई, आयरन से बना है। ठीक है, अब इसको हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्टेक्ट में ला दिया। तो धीरे धीरे क्या होगा, देखो आयरन जो है डिजोल्व होना चालू हो रहा है। आयरन जो है आयन्स बन के धीरे धीरे डिजोल्व होना चालू हो जा रहा है। ठीक है, और आपका जो कॉपर आयन जो पहले से है, इसमें पहले से है लीचिंग सॉल्यूशन में पहले से, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो डिपॉजिट हो रहा है। ये धीरे धीरे और डिपॉजिट होगा आयरन, कॉपर ऐसे, और आयरन आपका धीरे धीरे डिजोल्व होगा। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिकली क्या होता है ना, प्रैक्टिकली क्या होता है, धीरे धीरे आपका कॉपर सल्फेट में कॉपर का मात्रा घटने लगेगा क्योंकि डिपॉजिट हो रहा है, और आयरन का मात्रा बढ़ने लगेगा। ठीक है, मतलब समय के साथ क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है और आयरन डिजॉल्व हो रहा है, तो कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा कि आपको FeSO4 ज़्यादा मिलेगा और कॉपर सल्फेट कम मिलेगा। तो धीरे धीरे ना ये रिएक्शन स्लो होना चालू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। मतलब देखो क्या होगा, कॉपर का जैसे जैसे अमाउंट, कॉपर आयन का अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट में कम होना चालू हो जाएगा ना, उसके बाद क्या होगा, कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो घटने लगेगा। कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। क्यों घटने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर का अमाउंट धीरे धीरे कम हो रहा है डिपॉजिट होने की वजह से। ठीक है, और जो आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में जो आयरन की मात्रा है वो बढ़ रही है। तो आयरन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी ना, आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सॉल्यूशन में बढ़ेगा और कॉपर का क्या होगा, घटेगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, अब आप कितने भी आयरन डालोगे ना, तो कॉपर और डिपॉजिट नहीं होने वाला। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में ऐसा होता है। क्योंकि जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखी ना, वो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए बताता है। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस और यूनिट कॉन्सेंट्रेशन के लिए बताता है। जैसे कॉन्सेंट्रेशन में कुछ चेंजेस आते हैं, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होता है, धीरे धीरे चेंज होता है। ठीक है, अब देखो बहुत सारे एलिमेंट, जैसे गोल्ड को हम रिप्लेस किससे करते हैं भाई, जिंक से। ठीक है, अब जैसे बात आती है किसी और एलिमेंट से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो जिंक से बस क्यों करते हैं। तो देखो एक चीज़ होता है, हम एल्यूमिनियम से भी गोल्ड की रिकवरी कर सकते हैं, बट दिक्कत क्या होती है ना, एल्यूमिनियम, देखो अब क्या होगा, जिसका भी आप उपयोग करोगे, जिस भी मेटल का रिकवरी के लिए, उसका कुछ ना कुछ इंट्रैपमेंट होगा। जैसे मान लीजिए आप गोल्ड की रिकवरी करते हो जिंक से, तो ऐसे तो नहीं कि जिंक बिल्कुल भी गोल्ड में नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ जिंक तो गोल्ड में जाएगा ही। वैसे एल्यूमिनियम का यूज़ करोगे तो एल्यूमिनियम कुछ ना कुछ गोल्ड में कंटेमिनेट होगा, मतलब जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो होता क्या ना, जो एल्यूमिनियम का जो कंटेमिनेशन है या इम्प्योरिटी है, गोल्ड के लिए अच्छी नहीं है। गोल्ड की क्वालिटी के लिए एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी ख़राब होती है, इसलिए हम एल्यूमिनियम का उपयोग नहीं करते। किसका उपयोग करते हैं, जिंक का। तो ये चीज़ भी देखा जाता है कि जो आप मेटल यूज़ कर रहे हो वो कितना फास्ट रिकवरी देगा, और दूसरा क्या करेगा, उसका कंटेमिनेशन, उसकी इम्प्योरिटी कितनी ख़राब होगी उस मेटल के लिए। ठीक है, दोनों चीज़ भी डिपेंड करता है। इसके अलावा इम्प्योरिटी भी इफेक्ट करती है। इम्प्योरिटी मतलब आपका लीचिंग सोल्यूशन में कितनी इम्प्योरिटी है। जैसे
मान लीजिए गोल्ड साइनाइड सोल्यूशन, इसके अंदर गोल्ड है, लेकिन मान लीजिए इसके अंदर और भी एलिमेंट डिजॉल्व हो गए, जैसे सिल्वर भी डिजॉल्व हो गया है, कॉपर भी डिजॉल्व हो गया है, तो ये सब क्या करेगा ना, इसके रिकवरी रेट को कम कर देगा, है ना। क्यों? क्योंकि जब आप जिंक डालोगे तो कुछ जिंक सिल्वर को भी रिप्लेस करेगा, कॉपर को भी रिप्लेस करेगा, तो इससे क्या होगा, मतलब आपका जो रिकवरी रेट है स्लो हो जाएगा। तो लीचिंग सॉल्यूशन में भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो आप इलेक्ट्रोड जो यूज़ करोगे, जो और मेटल, जैसे मैं जिंक का यूज़ करूँगा, तो जिंक में भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, वो भी क्या कर देगा, स्पीड को कम कर देगा, ठीक है। अब देखिए आपको सीमेंटेशन रेट कैसे बढ़ा सकते हो, रिकवरी जल्दी हो, उसके लिए क्या कर सकते हो, एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो बहुत दूर होना चाहिए, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, सीमेंटेशन करते समय आपको प्रॉपर स्टीरिंग करना है, प्रॉपर उसको स्टीरिंग करोगे तो जल्दी जल्दी रिएक्शन करेगा, ठीक है। इन सब का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा लेक्चर सीमेंटेशन प्रोसेस के बारे में। तो मैंने जो प्रिंसिपल बताया ना, आपको बहुत जगह भी काम आएगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल में प्रिंसिपल बताया वो, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना। ओके, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।